हेलो, वेलकम यू ऑल टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। दिस इज़ पंकज ओझा। आ गया हूँ, ये देखिए आपके लिए लेकर वॉरियर्स ड्रिल 42। और अगेन आज देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वोकैब के और कुछ क्वेश्चंस लिटरेचर के। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। द मैटर हैज़ बीन क्लियर्ड अप। यहाँ पर आपको फ्रेज है ये क्लियर्ड अप। क्लियर्ड अप का मतलब बताना है। द मैटर हैज़ बीन क्लियर्ड अप, बताएं। यहाँ पर ये शो है द वॉरियर्स का शो है और यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। द मैटर हैज़ बीन क्लियर्ड अप का क्या मतलब होगा? एक्सप्लेन, सॉल्व, टू गिव और फाइंड एन एक्सप्लेनेशन और समथिंग फॉर समथिंग। ऑल यहाँ पर क्या होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ ऑल आंसर हो जाएगा आपका। ऑल क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्लियर्ड अप के ये सारे मतलब हैं। अगर किसी मैटर को क्लियर्ड अप कर दिया गया है, इट मीन्स उसे एक्सप्लेन कर दिया गया है या उसे सॉल्व कर दिया गया है या उसकी व्याख्या अच्छे से कर दी गई है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो क्लियर अप का मतलब समझ लीजिए किसी मैटर को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देना, सॉल्व कर देना या किसी भी सिद्धांत या कोई बात है उसकी अच्छे से व्याख्या कर देना। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। आई रेडली क्लोज्ड विद हिज ऑफर। यहाँ पर क्लोज विद का मतलब क्या होगा आपको बताना है। आई रेडली क्लोज्ड विद हिज ऑफर टू रेटिफाई एन अग्रीमेंट विद, टू एक्सेप्ट, अप्रूव, ऑल। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों ये क्वेश्चन रखने का उद्देश्य ये है कि आपको बताना कि इसके कितने मतलब होते हैं या कितने पॉसिबल मतलब हो सकते हैं। आपको टेस्ट करना बिल्कुल यहाँ मतलब नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ डी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। अगेन तो यहाँ पर क्लोज विथ का मतलब टू रेटिफाई एन एग्रीमेंट विथ, मतलब किसी चीज़ को का एग्रीमेंट करना या उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना, अप्रूव करना। तो क्लोज विथ का मतलब एक्सेप्टेंस से है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर किसी के ऑफ़र को इफ़ यू आर क्लोजिंग विथ समबडीज ऑफर, इस मतलब ये नहीं कि उस ऑफ़र को बंद कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। He is ready to dispose of his car for 1,20,000 rupees. Dispose of वेरी क्लीशे टाइप इडियम और कई बार मैंने कराया भी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए तुरंत। तो यहाँ पे डिस्पोज ऑफ का मतलब दोस्तों होता है बेचना, ध्यान में रखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोज ऑफ? इट मीन्स टू सेल। क्वेश्चन नंबर 4। रस्ट हैज़ ईटन अवे द प्लेट। ईट अवे, रस्ट ने प्लेट को ईट अवे कर दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय ईट अवे? टू रिड्यूस और डिस्ट्रॉय समथिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे किसी चीज़ को कम करना या डिस्ट्रॉय कर देना, इरोड कर देना, करोड कर देना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखें तो सारे मतलब ये होंगे ईट अवे के। तो ईट अवे का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना, ओके, किसी चीज़ को कम कर देना या इरोड कर देना या करोड कर देना, ये सारे अर्थ होते हैं ईट अवे के। द कोस्ट लाइन इज बींग ईटन अवे ईयर बाई ईयर। जो कोस्ट लाइन है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो कम होने के अर्थ में होता है ईट अवे आता है। ओके, इतना ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे फिक्स्ड अपॉन हिम टू डू द वर्क। तो यहाँ पे फिक्स अपॉन का क्या अर्थ होगा आपको बताना है। फिक्स अपॉन, कन्फर्म्ड, चोज, रिप्रीमेंड, स्कूल्ड। बताएं, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 5 में फिक्स अपॉन मीन्स टू चूज समबडी, बिकॉज ये पास्ट में है तो यहाँ भी हमने पास्ट में ही रखा हुआ है। तो दे फिक्स्ड अपॉन हिम टू डू द वर्क मीन्स दे चोज हिम टू डू द वर्क, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। माई बिहेवियर सो फार गेन्ड ऑन द एम्परर दैट आई बिगेन टू कंसीव होप्स ऑफ लिबर्टी। गेन ऑन, व्हाट डू यू मीन बाई गेन ऑन? My good behavior so far gained on the emperor that I began to conceive hopes of liberty. Profit, loss, won the favor of, humiliated. If you are gaining on somebody, it means you are winning the favor of that person. Okay? तो वन द फेवर ऑफ हो जाएगा कि मेरा जो बिहेवियर है, मैंने अपने व्यवहार से जो सम्राट का, एम्परर का फेवर, मतलब उसका दिल जीत लिया है। ओके, और मैं अब स्वतंत्रता के सपने देखने लग गया हूं। द पुलिस प्रोड्यूस्ड एविडेंस टू बेयर आउट द चार्ज ऑफ मर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय बेयर आउट? ये मैं अक्सर रिपीट करता हूँ इन फ्रेजेस को, एंड वाई आई रिपीट दीज फ्रेजेस इज देयर इज अ सिंपल रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज दीज फ्रेजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन।
और क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम बात करें बेयर आउट का क्या होगा, सब्सटेंशिएट होगा, प्रूव होगा, सपोर्ट और कंफर्म होगा, कोरैबोरेट होगा। तो ये सभी हो जाएंगे। बेयर आउट का मतलब किसी चीज़ को कंफर्म करना होता है, किसी चीज़ को प्रूव करना होता है, और वही अर्थ सब्सटेंशिएट का होता है और कोरैबोरेट का होता है। तो यहाँ पर ऑल आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, पुलिस ने एविडेंस प्रोड्यूस किए सो दैट दे कैन बेयर आउट द चार्ज ऑफ मर्डर। ऐसे आप यूज कर सकते हैं कि द कैनेडियन गवर्नमेंट कुड नॉट बेयर आउट द चार्ज ऑफ स्पिनोज बाय इंडियन गवर्नमेंट। वो ऐसा नहीं कर पाए, एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से स्पिनोज की गई है, स्पाइंग की गई है। दे आर क्लेमिंग दैट दे हैव अ क्रेडिबल एलिगेशन कि हम इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट इन्वॉल्व थे हमारे कैनेडियन सिटीजन की हत्या में, बट दे आर अनेबल टू बेयर इट आउट। तो नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बेयर इट आउट का मतलब क्या होता है? बेयर आउट का मतलब क्या होता है? प्रूव करना, सब्सटेंशिएट करना, सपोर्ट या कंफर्म करना या कोरैबोरेट करना। आई कैन नॉट बेयर विद दैट निगार्डली फेलो एनी मोर। यहाँ एंटोनिम बताना है और निगार्डली का, ये देखिए निगार्डली, व्हाट डू यू मीन बाय निगार्डली? I cannot bear with that niggardly fellow anymore. Generous, इसका एंटोनिम निगार्डली का देखिए जो होगा, जो मीन टाइप का व्यक्ति है, जो बहुत जिसकी सोच बहुत तुच्छ है, वो निगार्डली होगा। तो इसका यहाँ पर एंटोनिम जनरस हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देख लेते हैं। ये है निगार्डली, अनविलिंग टू बी जनरस विद मनी टाइम, मतलब पैसे से और समय को लेके ये जनरस नहीं है। ओके, व्हेन इट कम्स टू मनी ही इज़ नॉट रेडी टू स्पेंड इवन वेयर इट इज़ नेसेसरी टू स्पेंड। ओके, और जब व्हेन इट कम्स टू टाइम ही वांट्स टू, मतलब टाइम को लेके भी वो बहुत ज़्यादा मीन है। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मीन ऑफ अ गिफ्ट और एन अमाउंट ऑफ मनी नॉट वर्थ मच एंड गिवन अनविलिंगली। या कोई गिफ्ट हो या पैसा हो जो ज़्यादा कीमती नहीं है और तब भी उसे अनविलिंगली दिया जाए। तो और इसका सिनोनिम देखिए यहाँ पर एक और हो जाता है माइजरली, कंजूस टाइप का जो व्यक्ति होगा उसे भी निगार्डली बोलते हैं। प्लीज़ हियर मी आउट। तो हियर आउट का मतलब क्या होता है? हियर समबडी आउट, Hear me to the end, listen to all that someone has to say, ignore A and B। तो यहाँ A and B हो जाएगा। Hear me out अगर कोई आपसे कहता है प्लीज़ hear me out, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको पूरी तरह से सुनिए। ओके, listen to all that someone has to say। I have hit upon a good plan to get rid of him। What do you mean by hit upon? If you're hitting upon a good plan, okay, if you're hitting upon anything, तो what does mean? A found, strike, to think of a good idea suddenly or by chance, DANC। क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। और डी में दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में हिट अपान का मतलब हो जाएगा फाइंड करना और सडनली आपके दिमाग में एक अच्छा विचार आना। सो यू कैन हिट अपॉन अ गुड आइडिया टू क्रैक द एग्जाम, ऐसे आप यूज करिए। ओके, आई हिट अपॉन अ प्लान टू क्रैक द एग्जामिनेशन। आई हिट अपॉन अ प्लान टू वर्क मोर हार्डली। और इस तरह आप उसको यूज करिए। कहने का मतलब फाउंड से है, पाने से है, या सडनली आपके दिमाग में जब कोई एक अच्छा आइडिया आता है उसको इस तरह के विचार आने को हिट अपॉन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट व्हाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर फिर से देखिए, व्हाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विथ सैंडल्स ग्रे, किस वर्क में मिल्टन ये कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देना है। तो ये लाइसिडास में बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, अ नरेशन और डिस्क्रिप्शन इन विच इवेंट, एक्शंस, कैरेक्टर्स, सेटिंग और ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट स्पेसिफिक abstraction or ideas, hence the narrative carries a second meaning along with the surface story। This question
ये जो क्वेश्चन है कई तरह से पूछा जाता है, आपको बताना है हम किसकी बात कर रहे हैं। आपको यहाँ से देखना चाहिए, इट कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलोंग विद अ सरफेस स्टोरी। तो कई तरह से घुमा के पूछा जाता है इन राउंड अबाउट मैनर, बट द आंसर विल बी द सेम। यू शुड नॉट बी कंफ्यूज व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12, इट इज एलेगरी। ओके, अब देखिए इसको पूछा कैसे गया। नरेशन है, डिस्क्रिप्शन है, इवेंट, एक्शन, कैरेक्टर्स, सेटिंग, ऑब्जेक्ट्स, ये किसी न किसी स्पेसिफिक ऑब्स्ट्रैक्शन को दिखाते हैं या विचार को दिखाते हैं, मतलब एक आइडिया को दिखाते हैं। ओके, नरेटिव सेकेंड मीनिंग लिए होता है। तो ये सब विशेषताएं किसकी हैं? एलेगरी की हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश as a term in literary criticism designates the view that there should be propriety। ये किसकी बात करेगा? प्रोप्राइटी की बात करता है। पहली चीज हमने अंडरलाइन कर ली। आर फिटनेस इन द वे दैट अ लिटरेरी जॉनरा, its subject matter, its characters and action, and the style of its narration and dialogue are matched to one another। एक तरह की प्रोप्राइटी होनी चाहिए, डिकोरम होना चाहिए कि कैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए किसी लिटरेरी जॉनरा में, एक्शंस होने चाहिए, नरेशन होना चाहिए, कैसे डायलॉग होना चाहिए, और एक दूसरे से सब मैच करें, सिंक्रोनाइज रहें। कहने का मतलब एक जो नियम है किसी भी चीज़ का, लिटरेरी जॉनरा में सब्जेक्ट मैटर कैसे रखा जाएगा, उसका जो नियम है उसे क्या कहेंगे? डिमोटिक स्टाइल, लोगोसेंट्रिक, डिकोरम, मोनोलॉजिक। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ सी विकल्प बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। हम इसे डिकोरम कहते हैं। जब एक तय नियम होते हैं कि कैसे क्या हो, एक प्ले में कैसे कौन सा कैरेक्टर कैसे होगा, और सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, कैरेक्टर्स, एक्शन कैसे होगा, स्टाइल क्या होगी, और एक दूसरे से बिल्कुल मैच करें सारी चीज़ें। कहने का मतलब उसमें एनाक्रोनिज्म का दोष भी ना हो, बाकी चीज़ें, मतलब इस तरह का एक डिकोरम इसे कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। आफ्टर ही कर्सेस बोथ गोनरिल एंड रीगन, व्हाट डज लियर डू? गोनरिल और रीगन को कर्स करने के बाद वो क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्ड करना है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विकल्पों को देखते हैं। ही डाइज, ही सेट्स आउट इन सर्च ऑफ कॉर्डेलिया, ही disinherits both daughters, he storms out of Gloucester's castle accompanied by the fool। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ डी बिल्कुल सही है दोस्तों। he storms out of Gloucester's castle accompanied by the fool। About whom said her 2 inches of ivory? किसके बारे में ये कहा गया है her 2 inches of ivory? ये बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दें। तो यहाँ किसके बारे में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो जेन ऑस्टन। ओके, ध्यान में रखिए। Chaucer was the first to use heroic couplet in the Canterbury Tales, the Legend of Good Woman, the House of Fame, both A and B। आपको बताना है, that's an important question। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें दोस्तों तो यहाँ डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। चौसर ने हेरोइक कपलेट को कहाँ पर यूज किया? द कैंटरबरी टेल्स और लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में पहली बार यूज किया, ध्यान में रखिएगा, इसलिए डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। हु पॉपुलराइज्ड द टर्म लॉस्ट जनरेशन? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगेन हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन वेरियस एग्जामिनेशंस, और आगे आने की भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ अनडाउटेडली बी जवाब बिल्कुल सही होगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए, द टर्म लॉस्ट जनरेशन वॉज कॉइन्ड बाय गर्टरूड स्टीन। पहली चीज़ देखिए, कॉइन किसके द्वारा किया गया? इट वॉज कॉइन्ड बाय गर्टरूड स्टीन। ओके, एंड शी एड्रेसेस इट टू द जनरेशन ऑफ राइटर्स हु केम ऑफ एज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जो जनरेशन थी राइटर्स की, उनको एड्रेस करने के लिए ये कॉइन किया गया था। द वॉर लेफ्ट देम एमलेस, डायरेक्शनलेस एंड सिनिकल। It was subsequently popularized by Ernest Hemingway. This term was popularized by, made famous by Ernest Hemingway, okay, who used it in the epigraph of his 1926 The Sun Also Rises। in this novel में उन्होंने यूज किया। इसको पॉपुलराइज किसने किया? अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने किया, चूँकि एपिग्राफ इन्होंने जो एक लिखा अपने नावल का, उसमें इन्होंने इसे पॉपुलराइज किया, ध्यान में रखिएगा।
और ये एपिग्राफ दिया हुआ है नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंडरी एपिक इज ऑल्सो नोन एज, अब बताइए सेकेंडरी एपिक, दैट्स अ बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉरल एपिक, एस्थेटिक एपिक, सोसाइटी एपिक, लिटरेरी एपिक। सेकेंडरी एपिक को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर लिटरेरी एपिक के नाम से भी जाना जाएगा। सेकेंडरी एपिक को ध्यान में रखिएगा। आइए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 2 कैटेगरी आप कैटेगरीज होती हैं एपिक की। प्राइमरी एपिक या फोक एपिक होता है, दिस इज यूजुअली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ हीरोइक फिगर एंड ट्रेसेस द हीरोज अचीवमेंट। ये प्राइमरी एपिक होता है या फोक एपिक होता है। और दूसरा जो सेकेंडरी एपिक होता है लिटरेरी एपिक होता है। ओके, जो लिटरेरी एपिक होता है, सेकेंडरी एपिक होता है, ये भी किसी लेजेंड की लाइफ पे बेस्ड होता है। ओके, Homer's Iliad and Odyssey are primarily epic and Virgil's Aeneid and Milton's Paradise Lost are secondary epic, ध्यान में रखिएगा। Change the voice. Many factors within our nation affect the economy. Many factors within our nation affect the economy. यहाँ पर वॉइस को चेंज करना है आपको, बताइए। चारों विकल्प आपके सामने है। द इकोनॉमी हैज़ अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स विद इन आवर नेशन। द इकोनॉमी इज बीइंग अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स विद इन आवर नेशन। द इकोनॉमी इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स विद इन आवर नेशन। और द इकोनॉमी वॉज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स विद इन आवर नेशन। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। यहाँ सी जवाब देने वाले सबके सब सही है। द इकोनॉमी इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स विद इन आवर नेशन। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। आई सेड टू माई फ्रेंड कैन यू पिक मी अप आफ्टर वर्क। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। चारों विकल्पों को देख लीजिए। आई टोल्ड माई फ्रेंड टू पिक मी अप आफ्टर वर्क। आई टोल्ड माई फ्रेंड इफ आई कुड पिक हिम अप आफ्टर वर्क। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ ही कैन पिक मी अप आफ्टर वर्क। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ ही कुड पिक मी अप आफ्टर वर्क। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देना है। यहाँ डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन थे। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी थे, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। और इसमें से जैसे इस तरह की जो ड्रिल्स होती हैं, इस तरह के जो मॉक टेस्ट होते हैं, इनसे क्वेश्चन आने बहुत प्रोबेबल होते हैं। इससे 1-2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और प्लीज़ ये मैं कहूँगा, चाहे एक ही इस वीडियो को चाहे अपने एक ही दोस्त में शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। इट्स वेरी कंपल्सरी, इट्स वेरी क्रूशियल फॉर द मोटिवेशन ऑफ द टीचर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।